Today we will start probability. We will discuss probability. What is probability? आप लोग probability previous classes में class 7 से ही इस तरह के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते आए हो probability से रिलेटेड. एट 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है. एक्चुअल में probability क्या है? तो probability is the measure of uncertainty. हम इसको क्लियर कर दें. अनिश्चितता का मेजरमेंट है. जहां भी अनसर्टेन कंडीशन आएगी, जैसे आज हम जा रहे हैं स्कूल, हम गिर जाएंगे, हम साइकिल से जा रहे हैं, हम गिर सकते हैं या नहीं गिर सकते हैं, ये डाउटफुल है. जा रहे हैं, मुझे पहले से नहीं पता है कि हम गिर भी सकते हैं कि नहीं गिर सकते हैं. जितना चांस हमको स्कूल ठीक से पहुंचने का है, उतना ही चांस हमको न पहुंचने का भी है. आज बारिश होगी या नहीं होगी, अनसर्टेन कंडीशन है. हाँ, ये बात अलग की है कि हम लोग कुछ चीजों को कंडीशन, कभी कभी मौसम ऐसा रहता है कि हम देख के लगाते हैं आज तो श्योर बारिश होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बारिश हो. हमको लगता है कि श्योर बारिश होगी, बारिश नहीं होती है. तो अनसर्टेन कंडीशंस, जहां भी अनसर्टेन कंडीशन आएगी, उसी के मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. जहां भी अनसर्टेन, अनिश्चित स्थिति जहां भी होगी, जहां डिसाइडेड नहीं है, वहीं पर अनसर्टेन. जैसे हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं. डाइस पर आपको पता है कि 6 फेस होते हैं, एक क्यूब होता है और उस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है. मुझे नहीं पता कि अब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6. हाँ, क्या आएगा, इन्हीं में से कुछ आएगा, ये हम लोगों को पता है, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता है. तो 1 आने के कितने चांसेस हैं, इसके मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो आपको प्रोबेबिलिटी टर्म क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. और अनसर्टेन कंडीशन क्या क्या है. आप क्वाइन को टॉस करते हो, क्वाइन को टॉस करते समय आपको नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, वो ऐसे कंडीशन जहां अनडिसाइडेड कंडीशंस हैं, अनसर्टेनिटी है, वहां उसके मेजरमेंट को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. हम कुछ नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. टू टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? जब कोई एक्सपेरिमेंट, यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स. अब पहले हम आउटकम्स डिस्कस कर लें, तब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे. व्हाट इज आउटकम्स? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अभी हमने 1-2 कंडीशंस आपको बताए हैं कि हम क्वाइन को टॉस किया, हमने डाइस को थ्रो किया हमने, या इस तरह की कोई आपके थैले में कुछ कलरफुल बॉल्स रखी हुई हैं, हमने उनमें से एक बॉल निकाला, किस कलर का बॉल आया. इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं, तो जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उनको हम आउटकम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने डाइस को थ्रो किया तो आउटकम्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा. क्वाइन को हमने टॉस किया तो आउटकम्स क्या होगा, हेड एंड टेल होगा. हमने 2 क्वाइन को एक साथ टॉस किया तो आउटकम्स क्या होगा, दोनों पर हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है. तो ये क्या होगा, ये 4 आउटकम्स हो गए. तो आउटकम्स क्या क्या होते हैं. इसी तरह हमारे पास कार्ड्स हैं. आप लोग कार्ड कभी देखे होंगे कि 52 कार्ड्स का एक बंच होता है, जिसको ताश की गड्डी हम लोग बोलते हैं. तो उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं. अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो उन 52 कार्ड्स, तो उसमें आउटकम्स क्या क्या है. तो आउटकम्स है किंग आना, ब्लैक कलर का किंग आना, रेड कलर का किंग आना. इस तरह के काफी पॉइंट्स हैं जो हम उसको डिस्कस करते हैं. तो ये आउटकम्स हो गए. अब आउटकम्स के बाद हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं. इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स. ऐसा एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इज इन एडवांस. और हमको एडवांस में हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या आउटकम्स आएगा, पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा. उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम लोग इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस करेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही जो अनसर्टेन कंडीशंस होती है, उसी का मेजरमेंट हम करते हैं. तो डाइस को थ्रो करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्वाइन को टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स है. जैसे डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, क्वाइन में हेड एंड टेल है, ताश की गड्डी है, हम उसमें से फेंक के हम एक पत्ता कोई खींच रहे, हमें नहीं पता कौन सा पत्ता आएगा, लेकिन हाँ एक से ज्यादा पत्ते हैं उसमें. तो उस कंडीशन में, अब यहाँ ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस. क्या आउटकम होगा ये हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. उस कंडीशन को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम लोगों ने आउटकम डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट है इवेंट. आपको इवेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज आउटकम्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन्ड. जो कंडीशन मेंशन की गई है, मान लीजिए हमने एक इवेंट ई लिखा, ई बी द इवेंट,
इवेंट क्या है, कम्स इवन नंबर्स when dice is thrown। हमने जब डाइस को थ्रो किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको मान लीजिए कैलकुलेट करनी, कम्स इवन नंबर, जब इवन नंबर आए तो इवेंट ई क्या होगा, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट। अब आपको इवन नंबर क्या क्या है, तो 2 है, 4 है, 6 है। तो ऐसे कंडीशन, तो इसको हम इवेंट कहते हैं। जो हमारा कंडीशन मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आउटकम्स होंगे उनके कलेक्शन को। तो देखिए हमने कंडीशन मेंशन किया है, कम्स इवन नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो इवन नंबर आने की का कंडीशन है इवेंट। तो 2, 4, 6 हो गया। तो इसी तरीके से इवेंट ही डिस्कस किया जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे। पहले हम ये इतने पॉइंट्स हैं, हम लोग बेसिक प्रीवियस क्लास में प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनेशन हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, उस फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। नाउ नंबर ऑफ आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी ई, जो इवेंट ई के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने डाइस को थ्रो किया तो आउटकम्स क्या होगा, हमारा आउटकम्स हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे आउटकम्स हैं। अब आपको हम एक एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मान लीजिए ई हमने लिख लिया when odd numbers occur, odd numbers occur। अब बताइए इवेंट ई में के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1, 3, 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो अब इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। देखिए फेवरेबल कंडीशन और यहाँ अगेंस्ट कंडीशन, दो कंडीशन होती है। आउटकम्स दो तरह के होते हैं, एक फेवरेबल, हम जिस भी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को हम जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको हम फेवरेबल आउटकम्स देते हैं। जैसे हमने कह दिया 1 न आने की प्रोबेबिलिटी, 1 न आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब 1 का न आना हमारे लिए फेवरेबल है। जबकि देखिए हम वर्ड से एक हमारे टर्म मतलब बोलने से हम लोगों को लगता है कि न आना तो फेवरेबल केस नहीं है, लेकिन यहाँ हम 1 न आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 ना आने की कंडीशन 2 हमारे फेवर में है, 3 हमारे फेवर में, तो हम 1 ना आने को फेवरेबल केस कंसीडर करेंगे और बाकी को हम क्या करेंगे टोटल के और अगेंस्ट केस हो जाता है। तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो ई के फेवरेबल कितने केस हैं, 1, 2, 3, 3 केस हैं। और क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में मतलब हमने जो डाइस थ्रो किया तो उसमें पॉसिबल टोटल आउटकम्स क्या है, 6 आउटकम्स है, 6। प्रोबेबिलिटी में एक चीज ध्यान देना है, जैसे हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउटकम ऑड नंबर आकर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने 3/6 हमारी प्रोबेबिलिटी आई, तो प्रोबेबिलिटी को हम 3/6 के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप ऐसे ही लिख के छोड़ दिए हो तो आपका आंसर सही है। आप इसको लिखने के बाद 1/2 सॉल्व कर दियो तो भी सही है, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्ट इस आंसर को नहीं लिखोगे। ये आंसर लिखने का मतलब है, ये इंडिकेशन है कि टोटल केसेस 2 है और फेवरेबल 1 है। तो जबकि आपके केस में रियलिटी क्या है, आपके केस में 6 टोटल केस 6 थे और 3 फेवरेबल थे। ये बात अलग थी कि ये सिंप्लीफाई होकर 1/2 आ गया। अब आप देखिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से 1 आना, जब ये फेस ऊपर आएगा जिस पर 1 लिखा है तो हम बोलेंगे कि 1 आ गया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, टोटल केसेस 6 है। इसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। आप देख लीजिए जब ये फेस ऊपर आएगा जिस फेस पर 4 बिंदी डॉट्स बने रहते हैं तो हम बोलेंगे कि 4 आ गया, 4 आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2-3 रिजल्ट्स हमारे इसी एक्सपेरिमेंट से सामने आएंगे। अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि हमने एक डाइस को थ्रो किया तो 7 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आप बताइए हम डाइस को कितनी भी बार थ्रो करें क्या क्या आएगा, 1 से लेकर 6 में से ही कोई रिजल्ट आना है।
तो 7 से बड़ा नंबर आना किस तरह का इवेंट होगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल, अभी हम इसकी डिफिनेशन आपको लिख देंगे। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अब आप देखिए 7 से बढ़ाना, अब आप फेवरेबल केस क्या होगा? तो हमारे लिए कोई भी फेस ऐसा नहीं आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसका जो 7 से बड़ा हो, कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। इसका मतलब 7 से बड़ा नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? 0। टोटल नंबर ऑफ केस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बात आपको ध्यान देने की है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आपसे कहते हैं कि हमने डाइस को थ्रो किया, 0 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, या 6 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हम डाइस को किसी भी तरीके से थ्रो करेंगे, हमेशा नंबर क्या है? वो 6 से छोटा ही है। सॉरी, 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 6 से छोटा नहीं, क्योंकि 6 से छोटा हो सकता है उस टाइम 6 आ जाए, तो एक केस हमारे लिए फेवरेबल है। तो अगर हम कहते हैं 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी या 0 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम किसी भी तरीके से डाइस को थ्रो करेंगे, हमेशा जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही है। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो 1 आएगा तो भी आप कहेंगे कि 7 से छोटा आया, 2 आएगा तो भी 7 से छोटा आया, 3 आने पर भी 7 से छोटा है। मतलब इन 6 फेस में से कोई भी फेस आएगा तो आप कहेंगे कि 7 से छोटा है। इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और टोटल आउटकम 6 है। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसे इवेंट को आप, जैसे हमने आपको अगर वर्ड यूज किया, हमने कहा कि आपने डाइस को थ्रो किया और 0 से बड़ा नंबर आने के क्या चांसेस है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि मैम ये तो श्योर है कि 0 से बड़ा ही नंबर आएगा, हम कैसे भी डाइस को थ्रो करें। तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं। मतलब श्योर आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आप experiment whose probability is 0 is called impossible event. An event whose probability is 1 is called sure event. ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो श्योर इवेंट है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और आप देखिए, कभी भी हम यहाँ जो डिफिनेशन लिखे हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन 6 आउटकम्स में से ही, हमने जो केस लिया हम इसी की बात कर रहे हैं, इन 6 आउटकम्स में से ही कोई आउटकम्स आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के फेवर में जो आएगा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कभी भी न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 6/6 हो गया, सारे के सारे केस फेवरेबल हो गए। जो भी हमने इवेंट डिफाइन किया था, सारे हमारे जो फेवरेबल केस थे वो सारे के सारे आउट फेवरेबल हो गए थे। यहाँ क्या था? कोई भी केस फेवरेबल नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जब फेवरेबल केस और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 है। तो आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा कि ध्यान आपको पॉइंट नोट करने वाला है कि न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है। और इस कंडीशन में इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो कभी 1 से ग्रेटर नहीं होगा, ना तो 0 से लेस होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये एक पॉइंट नोट करने वाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अगर हमने आपसे पूछ दिया, मान लीजिए हमने किसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी दी है, PA विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी, एक क्वेश्चन हमने आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दे दिया। हमने 4 ऑप्शन दिया, 3/7, दूसरा -1, तीसरा 7/3, फोर्थ 7/9, सॉरी 7/9, 7/5। अब आप बताइए इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल बी, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता। 7/3 मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यही कंडीशन क्या है, यही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसमें ये एक पॉइंट नोट करने वाला है। और इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट आप इसको डिफाइन कर लेंगे, डिफिनीशन तो नहीं आती है,
क्वेश्चन ही पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। तो आप इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से डिफाइन करेंगे और ये एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, नोटेड। एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक आउटकम हो उसको एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। हम यहाँ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने में हेड और टेल आते हैं, ये आउटकम्स हैं, ये तो हमारे आउटकम्स हो गए। इवेंट, अब हमने इवेंट ले लिया एच आने के लिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एच क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इवेंट में आपके कितने आउटकम्स हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिर्फ एक आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, टेल आना भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, 1/2। अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था डाइस को थ्रो करने का, तो डाइस को थ्रो करने में एलिमेंट्री इवेंट क्या होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 हम लोगों ने निकाला था, 2 आना एक एलिमेंट्री इवेंट है, 3 आना भी एलिमेंट्री इवेंट है, 4 आना भी एलिमेंट्री इवेंट है, 5 आना भी एलिमेंट्री इवेंट है और 6 आना भी एलिमेंट्री इवेंट है। अब आप देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस सेकेंड कंडीशन हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लगा दिया है, एंड ये तो आपके एलिमेंट्री इवेंट की हो गई, डिफिनेशन हो गई कि जिसमें एक आउटकम्स हो वो एलिमेंट्री इवेंट होता है। इसका मतलब किसी भी जितने आउटकम्स हैं अगर हम उनकी अलग अलग एक एक इवेंट बनाते हैं तो वह एलिमेंट्री इवेंट होता है। जैसे 1 आना एक इवेंट, 2 आना एक इवेंट, 3 आना एक इवेंट, 4 आना एक। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिए। अब आप देखिए सेकंड कैन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। इसी तरह 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसकी भी 1/6 होती है, 1/6 1/6 1/6। इसका मतलब जब हम सभी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, इन जितने इवेंट्स होते हैं सबका आउटकम्स के कलेक्शन को कहते हैं। तो इस कंडीशन में 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 6/6 इज इक्वल टू 1। तो जितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यहाँ एक डिफिनेशन और हमने लिखी है, ये ध्यान दे दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, इफ ई इज एन इवेंट, अगर ई कोई इवेंट है देन द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो नॉट ई को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हमने पीई से रिप्रेजेंट किया है, तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नॉट ई को हम किस तरीके से लिखते हैं, ई डैश भी बहुत बुक में आपको दिखेगा, ई कॉम्प्लीमेंट भी लिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को, और ई बार भी लिखेगा। ये तीनों सिंबल आपको यूज करेगा नॉट ई के लिए, तो हम लोग ई बार को लेकर चलेंगे, आप कोई भी सिंबल इसमें से यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इफ ई इज एन इवेंट देन द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आपको आगे कुछ और पॉइंट्स हम नोट कराते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 15.1, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज रखी हुई हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बैग में बिना देखे एक कैंडी बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। उस बैग से उसने एक कैंडी निकाला, वह ऑरेंज फ्लेवर की होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बताइए, जब उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है तो क्या ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी? नहीं। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया था तो 6 से बड़ा नंबर आने के कोई चांसेस नहीं थे, इम्पॉसिबल इवेंट था। दैट इसी तरीके से दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। Therefore, probability of that event is equal to 0। आप ऐसे भी लिखोगे फेवरेबल केस, नंबर ऑफ आपको कैंडीज तो दिया नहीं है,
कि फेवरेबल और आउटकम, आपको यही बस इतने ही से आपको क्लियर कर लेना है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होगी। अब 11 फ्लेवर कैंडी, आप बैग में से कोई भी कैंडी निकालोगे वो 11 फ्लेवर की ही आएगी। आप लिखोगे दिस इवेंट इज श्योर इवेंट, therefore probability of that event is equal to 1। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करें। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट पढ़ा है, तो किसी एक पॉइंट यहाँ नोट करने वाला पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करने वाला है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है डाइस को थ्रो करने पर, और 1 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, तो हम बोलेंगे कि 1 नहीं आया, मतलब 5 केस फेवरेबल है, प्रोबेबिलिटी 5/6 है, और दोनों का जब हम सम करेंगे तो 6/6 दैट इज 1 आ जाएगा। तो अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है और नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, तो हम 1 में से माइनस करके भी निकाल लेंगे। एक पॉइंट और हमने लिखा था, हम इसी को यहीं पर नोट कर दे रहे हैं, इवेंट ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट भी आप नोट करना है, नोट इट। अब हम लोग एक और केस डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट कार्ड्स का। जब हम लोग कार्ड्स के खेलते हैं तो 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स के बारे में हमको जानना है कि जैसे हम लोगों ने डाइस के बारे में हमको पता है 6 फेस होते हैं और उन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहता है, ऐसे ही 52 कार्ड्स के बारे में जानना है। तो 52 कार्ड्स में आप देखिए इस तरीके से डिवीजन है। 26 कार्ड्स इसमें ब्लैक कलर के होते हैं और ब्लैक इन कलर, और 26 कार्ड्स जो हैं रेड इन कलर होते हैं। लाल रंग के आपका पत्ता ही लाल रंग का दिखेगा। इन 26 कार्ड्स में 13 के 2 बंच होते हैं। अब 13 का बंच क्या होता है? ये डायमंड होता है, और ये जो 13 का पत्ता है वो हार्ट का होता है। इस पर सिंबल इस तरीके का बना रहता है और इस पर सिंबल इस तरीके का बना रहता है। अब ये रेड कलर से रहता है, ठीक। ये जो 26 कार्ड्स हैं, इनमें जो 13 हैं वो क्लब के होते हैं और ये 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं। क्लब का सिंबल ये इस तरीके से बना होता है और स्पेड इस तरीके से बना होता है। ब्लैक कलर से ये कलर रहता है, इसको हम ब्लैक से कलर कर दे रहे हैं। इसी तरीके से ये दोनों फिगर रेड से कलर रहते हैं। तो ये तो 13 के बंच हो गए, हमारे 52 कार्ड्स हो गए। अब इन 13 कार्ड्स में से क्या क्या होते हैं? तो पहला कार्ड, अब इसमें हम इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इन 13 के बारे में आपको बता दें। पहला कार्ड एस होता है, सेकंड कार्ड किंग का होता है, थर्ड क्वीन है और फोर्थ जैक है। किंग राजा, क्वीन रानी, जैक गुलाम, ये एक मतलब इक्का इसको बोलते हैं। आप जो कार्ड्स, इन तीनों कार्ड्स पर किंग, क्वीन और जैक पर फिगर बना रहता है। इस पे राजा का फोटो बना रहता है, इस पर क्वीन रानी का और इस पर गुलाम का फोटो बना रहता है। ये कार्ड दहला होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बाकी कार्ड्स पे, अब जो कार्ड्स आपके दिए हुए हैं उन कार्ड्स पर, कार्ड हमारा इस तरीके से होता है, एक इतना बड़ा कार्ड होता है, इस कार्ड पर एक ये इस तरह का फिगर बना हुआ है, इसका मतलब ये एक है। अगर यहाँ पर किनारे ये सिंबल बना हुआ है और इस पर किंग की फोटो बनी हुई है,
रेड कलर में है, ये है, इसका मतलब वो डायमंड का किंग है। यही जो 13 कार्ड्स का जो हमने आपको ये बनाया हुआ है, यही इसी तरह के कार्ड्स हार्ट में भी होते हैं, क्लब में भी होते हैं और स्पेड में भी होते हैं। डिफरेंस क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि ये किंग कहाँ का है? तो अगर ये रेड कलर से ये बना हुआ है डायमंड का सिंबल, तो डायमंड का किंग है। और अगर सिंबल यहाँ पर इसकी जगह पर ये बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हार्ट का किंग है। और अदरवाइज जो सिंबल बना होगा, इस तरीके का सिंबल अगर बना दिया है, तो ये इसका मतलब क्लब का किंग है। और अब आप देखिए, हमने आपको बताया कि इसको जो 3 कार्ड्स होते हैं, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। ये फेस कार्ड होते हैं। और टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 3 यहाँ पर हो गए, 3 ही यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। इसका मतलब टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि हमने कार्ड्स को करके और उस कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला है, तो उसके फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपके 12 फेस कार्ड कितने हैं? तो 12 फेस कार्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो जाएगा 12/52। ठीक। अब अगर हम आपसे कहते हैं रेड कलर का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देखिए फेस कार्ड यहाँ पर 6 फेस कार्ड हमारे रेड कलर के हैं। इस फेस कार्ड को भी हम रेड फेस कार्ड कहेंगे। इस यहाँ पर जो फेस कार्ड मिलेगा वो भी फेस रेड कलर का है। तो 6 फेस कार्ड हमारे रेड कलर के हैं, तो प्रोबेबिलिटी 6/12। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि ब्लैक कलर का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कलर के 6 फेस कार्ड है, तो भी 6/52। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि क्लब का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्लब में कितने फेस कार्ड है? क्लब में 3 फेस कार्ड है, किंग, क्वीन और जैक, तो 3/16। डायमंड का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3/16। इसी तरीके से, तो इसका मतलब हमारा जो हमने जो कार्ड्स बनाया है, आप इस तरीके से कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है। अब आप देखिए, एक यहाँ पर भी है, हमको हिंदी में इसको इक्का बोलते हैं, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला, उसके एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या आंसर दोगे? आपके 4 एक हैं, एक आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन कर दिया कि रेड कलर का एक आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 एक हमारे रेड कलर के हैं, 2/52। 2 रेड अगर हमारे ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक कलर का एक पूछा जाए तो 2/52। लेकिन अगर हमने पूछ दिया कि हार्ट का एक आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/52, क्योंकि इस बंच में हार्ट का एक सिर्फ एक है। इसी तरीके से आपको किसी भी नंबर का फेस कार्ड पूछ दिया, तो किसी भी नंबर के कार्ड्स के बारे में पूछेगा, तो आप कार्ड्स का, अगर ये आपके पास डिस्क्रिप्शन नोट है, तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। आपको फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, जैक आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि ब्लैक कलर का जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बताइए ब्लैक कलर के जैक कितने हैं? यहाँ पर तो जो जैक है वो क्या है? डायमंड का है, मीन्स रेड कलर का है। ये भी रेड कलर का होगा। इन दोनों में जो जैक होगा वो क्या होगा? वो रेड ब्लैक कलर का होगा। तो इसका मतलब ब्लैक कलर का जैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/52 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को काट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बोर्ड में, इसके क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे, आप 15.1 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में उसको डिस्कस नहीं किया है, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। किसी नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, 365 डेज होते हैं। अब जब 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 35, 1, 5, 2, 14, 1, एक दिन यहाँ बच रहा है। इसका मतलब 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं। Therefore 52 weeks in a year and 1 day remaining. एक दिन बच रहा है। इसका मतलब यही एक दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इस एक दिन के हमारे पास क्या ऑप्शन है? इस एक दिन के हमारे पास ऑप्शन क्या है? 7 डेज, 7 हमारे पास ऑप्शन है। यह 1 डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अब आप हैविंग 53 संडे इन अ नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 1/।
अब उन 7 दिनों में मेरे पास ऑप्शन 7 है, इन 7 में से कोई ये हो सकता है। फेवरेबल केस क्या है, अगर यह दिन संडे पड़ा तो हमारे लिए संडे 53 संडे हो जाएगा। अगर यह दिन मंडे है तो 53 मंडे हो जाएगा उस ईयर में, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये एक दिन पर ही डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन कर रहा है इन अ लीप ईयर। जब आपसे लीप ईयर की बात करता है तो लीप ईयर में क्या होता है, देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। अब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब आप यहीं पर अगर 366 ले लेते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो भी वही हो जाएगा, देयरफॉर 2 डेज आर रिमेनिंग। दो दिन हमारे बच रहे हैं। 2 दिन जो बचे वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस, संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो गया। तो ये जब 2 दिन हमारे पास बचेंगे तो वो दिन 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, इनमें से ही कोई एक पेयर होगा, कोई एक केस हमारा होगा जो फिर। तो आपके पास टोटल केस कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 7 और फेवरेबल आउटकम्स अब आप बताइए संडे आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स, अगर वो 2 दिन संडे मंडे पड़ा तो भी संडे आ गया है, और अगर सैटरडे संडे आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये सैटरडे संडे लिखेंगे, इसको सैटरडे संडे हो गया। अगर सैटरडे संडे आता है तो भी वो संडे हो जाएगा, उस बार उस ईयर में क्या होगा, 53 संडे पड़ेगा। तो इन दोनों में से इसका मतलब फेवरेबल केस क्या है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2/7। तो अगर आपसे क्वेश्चन, हमने यहाँ क्वेश्चन तो लिया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, अगर इस क्वेश्चन में 53 संडे की जगह अगर 53 वेडनेसडे भी कर देता है तो भी हमारा आंसर यही होगा दोनों केस में। नॉन लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन बचा, फेवरेबल टोटल केस 7, फेवरेबल केस 1, अगर वो एक दिन वेडनेसडे पड़ा तो फेवरेबल है 1/7। इसमें देखिए ये केस अगर ये दिन आता है तो भी वेडनेसडे है, और अगर ये पेयर वेडनेसडे थर्सडे आता है तो भी वेडनेसडे, कितने हो गए 53 हो गए, तो भी फेवरेबल, इसके लिए फेवरेबल केस 2 है और टोटल केस है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देने का, एक क्वेश्चन करने से आपके पास कई क्वेश्चन हो गए, आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या कोई भी पूछता है तो दोनों केस में आंसर सेम है। नॉन लीप ईयर में आंसर 1/7 आता है और लीप ईयर में आंसर 2/7 आता है। Note it and you have to complete exercise 15.1.